KGF या कोलार गोल्ड फील्ड्स। दोस्तों, KGF को बारे में जानने से पहले उसकी हिस्ट्री को बारे में जानना होगा। इससे पहले कर्नाटका को मैसूर किंगडम कहा जाता था और इस राज्य को बहुत सारे राजाओं ने पालन किया। 1799 में टिप्पू सुल्तान मैसूर किंगडम का पालन करता था। दोस्तों, इंडिया में निजाम नवाब से लेकर बहुत सारे राजा ब्रिटिशर्स के नीचे काम करते थे, बट टिप्पू सुल्तान हमेशा ब्रिटिशर्स के नीचे काम करने के लिए मना कर रहा था और इसी बात को लेकर ब्रिटिशर्स और टिप्पू सुल्तान के बीच में बहुत बार युद्ध हुआ है और उन सारे युद्ध में हमेशा टिप्पू सुल्तान जीतता था। पर चौथी बार जब टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध हुआ है, उस समय टिप्पू सुल्तान हार गया, क्योंकि इस बार ब्रिटिशर्स को हैदराबाद नवाब ने हेल्प किया और इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान मर गया। इसके बाद मैसूर किंगडम ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। दोस्तों, उस समय ब्रिटिशर्स बहुत चालू थे। वो अपने बंदे को मैसूर किंगडम का राजा बना के इनडायरेक्टली मैसूर किंगडम का पालन करता था। 1850 में कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स सडनली कर्नाटका में कोलार नामक जगह पर सर्वे करना चालू किया, क्योंकि उस गांव में रहने वाले लोग ये कहते थे कि कोलार की बगल में अंडरग्राउंड माइंस है और उस माइंस में गोल्ड मिल रहा है। और ये बात वैरन नामक एक ब्रिटिश ऑफिसर को पता चला और वो ब्रिटिश ऑफिसर वैरन ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि जो बंदा मुझे कोलार की मिट्टी से सोना निकाल के दिखाता है, उसको मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। ये बात सुनकर कोलार के अगल बगल गांव में रहने वाले लोग बैलगाड़ी में कोलार की मिट्टी को लाके उस ऑफिसर के सामने रख दिया। वो देखकर उस ब्रिटिश ऑफिसर ने ये कहा कि मैं वहाँ से सोना लाने के लिए कहा था, मिट्टी लाने के लिए नहीं। ये सुनकर उस गाँव वाले उस मिट्टी को फिल्टर करना चालू किया। दोस्तों, उस ऑफिसर के सामने ही वो गांव वाले 57 kgs ऑफ मिट्टी को फिल्टर करने के बाद 1 ग्राम सोना निकला और ये देखकर वो ब्रिटिश ऑफिसर वैरन उन गांव वालों से तुरंत उसको कोलार गांव में ले जाने के लिए कहा। और वैरन कोलार लोकेशन में जाके देखने के बाद वो अपनी सीनियर ऑफिशियल्स को एक लेटर लिखा कि कोलार में सच में गोल्ड माइंस है, अगर हम यहाँ पर माइनिंग करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा सोना मिलेगा। बट उस माइंस को सर्वे करने के बाद हायर ऑफिशियल्स ने ये डिक्लेयर किया कि वो माइंस इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड फिल्ट्रेशन का खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है और गोल्ड बहुत कम मिल रहा है। इसलिए उस समय उन्होंने उस माइंस को इग्नोर कर दिया। इसके बाद माइकल लेवल्ले नामक एक ब्रिटिश सोल्जर न्यूजीलैंड की युद्ध में फाइट करके रिटायर होके इंडिया में बेंगलुरु में आके सेटल हो गया और इस सोल्जर को बुक्स पढ़ने का हॉबी है। ऐसे ही एक दिन बुक्स पढ़ते समय इस सोल्जर ने कोलार गोल्ड फील्ड्स को बारे में एक आर्टिकल पढ़ा और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद लेवल्ले को कोलार गोल्ड फील्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए वो बेंगलुरु को छोड़ के कोलार गाँव में पहुँच गया और उस गाँव में गोल्ड माइंस को बारे में 2 साल रिसर्च करने के बाद लेवल्ले मैसूर राजा को एक लेटर लिखा और उसने लेटर में ये लिखा है कि राजा, मुझे यहाँ पर माइनिंग करने का परमिशन दो। अगर मेरे को सच में सोना मिला तो मैं आपकी राज्य को टैक्स पे करूँगा। अगर मेरे को सोना नहीं भी मिला तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं माइनिंग खुद की पैसे से करवाऊंगा। तो आप मुझे यहाँ पर माइनिंग करने का परमिशन दीजिए। इस लेटर को पढ़ने के बाद मैसूर राजा ने लेवल्ले को ये रिप्लाई दिया कि अगर आप वहाँ पर माइनिंग करोगे तो आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि वहाँ पर जितना सोना मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा उस सोने का निकालने का खर्चा लग रहा है। तो आप सोने का माइनिंग करना बंद करिए, अगर आप चाहते हो तो कोल का माइनिंग चालू करिए। इसके लिए लेवल्ले ने एक्सेप्ट किया और 20 साल तक कोल माइनिंग के लिए उस लैंड को लीज पे ले लिया और 1875 में लेवल्ले ने माइनिंग करना चालू किया। दोस्तों, लेवल्ले ने मैसूर राजा से ये कहा है कि वो सिर्फ कोल का माइनिंग कर रहा है, बट वो चुपके से सोने का माइनिंग भी करता था। बट जितना गोल्ड फिल्टर होके निकलता था उससे कहीं ज्यादा पैसे तो लेबर को देना पड़ता था। 2 साल तक लेवल्ले ने खुद के पैसे से गोल्ड का माइनिंग करवाया था, बट उस माइन से हमेशा लॉस आता था और इतने में लेवल्ले के पास पैसे खत्म हो गया। वो कंफ्यूजन में आ गया कि आगे क्या करना है। इतने में कोलार कंसेशनरीज नामक एक कंपनी लेवल्ले से उस गोल्ड माइंस को खरीदने के लिए आ गया, बट इस बार इस कंपनी गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेबर को कम यूज करता था और टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करता था। इंग्लैंड से माइनिंग इक्विपमेंट को इंपोर्ट करा के कोलार में गोल्ड माइनिंग करना चालू किया और टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से इस कंपनी को लेबर कास्ट कम पड़ता था और प्रॉफिट्स में आना चालू हो गया। और 1900s के बीच में कोलार गोल्ड फील्ड के पास एक बहुत बड़ा टाउनशिप का कंस्ट्रक्शन होना चालू हो गया और इस टाउनशिप को
केजीएफ का नाम दे दिया गया, मतलब कोलार गोल्ड फील्ड्स। दोस्तों इसके बाद केजीएफ इतना डेवलप हो गया कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स, इंजीनियर्स और ऑफिसर्स आके कोलार गोल्ड फील्ड्स में सेटल हो गया। और ये केजीएफ माइंस बेंगलुरु से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पर है। और 1900 तक कोलार गोल्ड फील्ड्स में केरोसिन लैंप्स और कैंडल्स को यूज करके माइनिंग करता था। बट उस फील्ड में काम करने वाले ब्रिटिशर्स और इंजीनियर्स को कैंडल्स और केरोसिन लैंप्स बहुत प्रॉब्लम लगता था, क्योंकि उन्होंने कभी कैंडल्स और केरोसिन लैंप्स को यूज नहीं किया। इसीलिए उन्होंने सोचा कि माइंस के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब्स को लगवाना पड़ेगा। बट उस बल्ब्स को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसलिए केजीएफ का ब्रिटिशर्स और ऑफिसर्स ने मैसूर राजा को एक लेटर लिखा कि हम यहाँ पर एक पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। और मैसूर राजा ने पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन दे दिया। तुरंत उन्होंने कोलार गांव से 150 किलोमीटर पर कावेरी नदी के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को एस्टेब्लिश किया। और उस पावर प्लांट के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसको जर्मनी से, फ्रांस से और ब्रिटेन से इंपोर्ट करवा के यहाँ पर एस्टेब्लिश करवा दिया। दोस्तों पावर स्टेशन से लेकर कोलार गोल्ड फील्ड्स तक मतलब 150 किलोमीटर तक का वायरिंग पहली बार सिर्फ केजीएफ में हुआ था। इससे पहले इस दुनिया में इतना लंबा वायरिंग कहीं नहीं हुआ था। और ये पावर प्लांट एशिया का सेकंड पावर प्लांट रहा है। इससे पहले एक पावर प्लांट जापान में रहता था। इसके बाद सिर्फ इंडिया में, वो भी कोलार गांव में एस्टेब्लिश हुआ है। दोस्तों आप इससे ये समझ सकते हो कि केजीएफ में कितना गोल्ड मिलता था और उसका वैल्यू क्या है। बट कुछ ही सालों में केजीएफ में गोल्ड का अवेलेबिलिटी कम होते गया और इसके साथ साथ अफ्रीका में नया गोल्ड माइंस निकला। इसलिए बहुत सारे ब्रिटिशर्स अफ्रीका में जाके वहाँ पर माइनिंग करना चालू किया। और इंडिया को फ्रीडम आने के बाद इंडिया में जितने भी गोल्ड माइंस है वो सारे गवर्नमेंट कस्टडी में चला गया। 1957 तक इंडिया में जितने भी गोल्ड माइंस है वो सारे इंडियन गवर्नमेंट ने उनके अंडर ले लिया। बट एक बार इंडिया की डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन मांगने के लिए जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड बैंक के पास गया। बट जितना प्रॉपर्टी लोन के लिए चाहिए उतना प्रॉपर्टी जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड बैंक को दे नहीं पाया। इसीलिए वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन देने के लिए मना कर दिया। तब जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड बैंक से ये कहा है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा वैल्यूबल प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है केजीएफ। आप इस प्रॉपर्टी को एज ए प्रूफ रख के इंडिया को लोन प्रोवाइड करना। तब वर्ल्ड बैंक ने केजीएफ को एज ए सिक्योरिटी प्रूफ रख के इंडिया को लोन प्रोवाइड किया। और 2001 तक केजीएफ में धरती से नीचे 3 किलोमीटर तक माइनिंग किया। बट इतना नीचे जाने के बाद भी ज्यादा गोल्ड फिल्टर होके नहीं निकल रहा था। अगर थोड़ा बहुत गोल्ड निकल भी गया तो वो वैल्यूलेस है, क्योंकि इतना नीचे से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का खर्चा जो है वो वैल्यू गोल्ड की वैल्यू से कई गुना ज्यादा रहता है। बट फिर भी वहाँ की लेबर की जॉब को बचाने के लिए 2001 तक गवर्नमेंट उस लॉस को बियर करके केजीएफ को चलाता था। बट 2001 के बाद सरकार को केजीएफ से बहुत ज्यादा लॉसेस आना चालू हो गया। 2001 के बाद सरकार ने केजीएफ में माइनिंग करना पूरा ही बंद कर दिया। दोस्तों आपको एक चीज पता है, पहले इंडिया में जितना सोना मिलता था उसमें से 95% ऑफ सोना केजीएफ से ही आता था। 1900s में गोल्ड से भरा हुआ गोल्ड माइंस आज पानी से भरा हुआ है। केजीएफ में आज भी बहुत ज्यादा गोल्ड है, बट उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने का खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर हम उस खर्चा को कम कर सकते हैं तो फिर से इंडिया बहुत अमीर देश बन सकता है। दोस्तों आपको पता है 2020 में भी केजीएफ में चुपके से माइनिंग करने के लिए 6 लोग गया और वो गलती से एक माइन के अंदर गिर गया और उस माइन के अंदर सांस लेने की दिक्कत की वजह से वो 6 लोग उसी माइन के अंदर मर गया। इसीलिए बोला जाता है कि कभी चोरी का काम करना मत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नीचे बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। चलो हम कल दूसरी वीडियो में मिलेंगे।